वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 21। CH कूले के अनुसार प्राथमिक समूह की नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। कूट दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है हमारा, सदस्यों की भौतिक निकटता, समूहों की लघुता और संबंधों का स्थायी स्वरूप, ये है। और जो 4 नंबर है, निश्चित क्षेत्र, ये नहीं है। तो कूट हमारा जो आंसर राइट है वो है डी। चलिए इसकी कुछ व्याख्या दी है आंसर की, वो भी देख लेते हैं। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध तथा सहयोग पाया जाता है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इन अर्थ में वे किसी व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव एवं आदर्शों के निर्माण में मूलभूत भूमिका अदा करते हैं। कूले ने इस विशेषताओं से युक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3 प्राथमिक समूह बताए हैं। परिवार, बालकों का खेल समूह और तथा पड़ोस। प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत स्थायी एवं आकार की दृष्टि से लघु होते हैं। मानसिक विशेषताओं के रूप में ऐसे समूह घनिष्ठता, अपनत्व तथा व्यक्तिगतता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को सन 1909 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। वाहक है व्यक्ति। संस्कृति मानव के रहन सहन, आंसर हमारा डी राइट है, व्यक्ति। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृति मनुष्य के रहने सहने तथा सोचने समझने की शैली में प्रतिदिन की बातचीत में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद की अभिव्यक्ति है। संस्कृति उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है जो सामाजिक रूपों में अर्जित तथा सामाजिक रूप में से ही हस्तांतरित किए जाते हैं। संस्कृति का संचरण औपचारिक अथवा अनौपचारिक सीखने अथवा प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। संस्कृति भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। संस्कृति को मनुष्य समाज के सदस्यों के रूप में एक विरासत के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक उपव्यवस्था का एक उदाहरण है। उपव्यवस्था, तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, जाति व्यवस्था संरचनात्मक उपव्यवस्था का एक उदाहरण है। व्याख्या देख लेते हैं। जाति भारतीय हिंदू सामाजिक व्यवस्था की कठोर प्रतिबंधित मापदंडों पर आधारित एक प्रमुख किंतु जटिल संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसे अधिकांशतः एक आदर्श प्रकार के कठोर संस्तरणात्मक सामाजिक स्तरीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जाति भारतीय हिंदुओं के संपूर्ण जीवन को नियमित एवं प्रभावित करती है। इसका उद्गम चतुर्वर्ण विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की वर्ण व्यवस्था रहा है। प्रत्येक वर्ण में अनेक जातियां होती हैं जो अंतर्विवाह समूह के रूप में करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखी है मजूमदार जी ने। डी आंसर राइट है। डी एन मजूमदार की अन्य पुस्तक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी और नेचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं थिंकरों की। बुक्स सीक्वेंस से भी लगाने को बोल दी जाती हैं और ऑप्शन वाइज लिख के आ जाती हैं। तो आपको बुक्स भी अपनी सभी थिंकरों की याद रखनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट दे दी गई हैं वही आती हैं। इस बार जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरीके से बुक्स पूछ ली गई थी जो आई, मतलब आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, एक अननोन बुक आ गई थी उनकी बुक, लेकिन वो मतलब ट्रेंडिंग में नहीं थी। लोग जो टीचर्स वगैरह गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आई थी। वो बिल्कुल नई बुक थी जो उनकी बुक उन्होंने लिखी है, तो उनकी बुक थी, लेकिन
वो पढ़ने में नहीं लोग पढ़ रहे थे। तो आप ऐसा करिए कि जो भी बुक्स हैं उनकी सभी बुक्स को आप एक माइंड में मैकअप बना के रखिए उसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति का बोध कराता है? तो आनुवांशिक गुणों की समग्रता, पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय प्रभाव, मानव कृतियों की समग्रता, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, मानव कृतियों की समग्रता संस्कृति का बोध कराता है, मानव कृतियों की समग्रता। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। यह हमारे रहने सहने तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला साहित्य धर्म मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है और यह सामाजिक विरासत है जो व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। यह अधिसवयवी यानी यह मनुष्य से ऊपर है। संस्कृति के दो तत्व होते हैं, पहला भौतिक संस्कृति जिसे सभ्यता कहा जाता है और दूसरा है अभौतिक संस्कृति जिसमें मूल्य विश्वास प्रथा और मान्यताएं परंपराएं आदि आती हैं। संस्कृति उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक सामूहिक शब्द है जो सामाजिक रूप से अर्जित तथा सामाजिक रूप से ही हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है या किसने कहा है? तो विशुद्ध सामाजिक भौतिकी नाम किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी थी और उसका नाम रखा था। पहले सोशियोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स था, सामाजिक की भौतिकी, लेकिन इन्होंने क्वेटलेट नाम के जो थिंकर थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके नाम को यूँ कहें अपने एक ऐसे पब्लिश किया था, उसमें प्रकाशित करा दिया, तो इन्होंने उस नाम को चेंज कर दिया तो सोशियोलॉजी नाम रख दिया, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया था। उन्होंने समाजशास्त्र के लिए पहले सामाजिक भौतिकी नाम रखा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में अध्ययन प्रणाली का विकास किया था जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। ऑगस्ट कॉम्ट प्रत्यक्ष के भी प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृति। डी आंसर राइट है। सोशलाइजेशन के थ्रू चीज़ें वो सीखते हैं मनुष्य। टायलर ने सर्वप्रथम संस्कृति की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथाएं और भी सभी योग्यताएं एवं क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है और मनुष्य एक सामाजिक विरासत के रूप में इसे ग्रहण करता है। संस्कृति में भौतिक अभौतिक तत्व दोनों मौजूद होते हैं। संस्कृति हमारे रहने सहने सोचने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला साहित्य धर्म मनोरंजन और तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संघर्ष सिद्धांत में से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ये हैं कोजर जी, ठीक है। पार्सन्स, मेलिनोवस्की और मर्टन ये सभी प्रकारवादी हैं, ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं। संघर्ष सिद्धांत के मुख्य जो समाजशास्त्री हैं हमारे, वो कार्ल मार्क्स हैं, डेरेनडोल्फ, कोजर, लुंडवेन, गम्प्लोविच आदि हैं। कोजर ने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया। उन्होंने संघर्ष मूलक प्रकारवादी भी कहा जाता है। कोजर के अनुसार संघर्ष सदा विघटनकारी ही नहीं होता बल्कि संगठनात्मक भी होता है। जो कोजर जी हैं संघर्ष को विघटनकारी नहीं मानते, कहते ये तो है ही है लेकिन ये संगठन भी बनाता है, एकता के रूप में पिरोता है जो संघर्ष होता है। सामाजिक संघर्ष के सभी समाज में परिवर्तन आता है। जो संघर्ष होता है उसमें समाज में परिवर्तन लाता है और तो कभी विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम समझते हैं सामाजिक संघर्ष में परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक नियंत्रण दोनों ही होते हैं। कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट होती है को बताया है। इस प्रकार कोजर ने प्रकारवाद एवं संघर्षवाद के सिद्धांत के बीच संतुलन स्थापित या संयम की स्थिति पैदा की है।
तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा जो की है वो की है मैकइवर पेज ने। व्याख्या देख लेते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है। तो प्रत्यक्ष सहयोग होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष सहयोग जब किसी सामने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो एक उद्देश्य एक जैसे ही उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले असमान या विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इस प्रकार के सहयोग में उद्देश्य समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परसंस्कृति ग्रहण। परसंस्कृति ग्रहण आंसर हमारा डी राइट है। और ये क्या होता है देख लेते हैं। संस्कृति संपर्क द्वारा हमें होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। संस्कृति संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा अथवा दबाव से ग्रहण करती है। प्रारंभ में इस अवधारणा का प्रयोग जो किया था इस संपर्क के फलस्वरूप आदिवासी थे संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए किया गया था, परंतु यह एक द्वितीय या उभय पक्षीय प्रक्रिया है जिससे संपर्क में आई हुई दोनों संस्कृतियों के बीच न्यूनाधिक मात्रा में संस्कृति तत्वों, लक्षणों एवं संकुल का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आधुनिक समाजों में आदिवासी संगठन को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो आज के लिए हमारे 10 MCQs, नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 सॉल्व करेंगे। तो डेली का ये हमारा से टेक्स्ट सीरीज़ चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।